नमस्कार। ज्ञान विविधि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं इतिहास। इतिहास में आज हमारा टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, कैसे उनके अंदर, जर्मनी के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने इतने बिखरे हुए साम्राज्य को एक किया। तो शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक जर्मनी का एकीकरण। सबसे पहले एकीकरण शब्द का क्या अर्थ होता है? जो छोटे छोटे अलग अलग राज्यों में बिखरे हुए हैं या अलग अलग बंटे हुए हैं, उनको एक जगह करना क्या कहलाता है? एकीकरण। सभी जैसे हम देखते हैं जर्मनी का, तो जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। तो 3 से छोटे छोटे राज्यों को एक करने का जो कार्य किया गया उसको क्या कहा गया है? एकीकरण। तो 300 जो छोटे छोटे राज्य थे जर्मनी को, तो उनको भौगोलिक दृष्टि से 3 भाग बना दिए गए, जैसे उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। जो उत्तरी भाग था उसमें सबसे शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था प्रशा, और जो मध्य भाग था उसमें सबसे शक्तिशाली या छोटे छोटे कई राज्य थे जिनको एक नाम दे दिया गया था राइन प्रदेश। और जो दक्षिण में था वहां शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ये इसका विवरण बन गया था। तो जब फ्रांसीसी क्रांति हुई और क्रांति के बाद जैसे लुई 14वां, लुई 15वां और लुई 16वां के बाद नेपोलियन आया, नेपोलियन बोनापार्ट, जो कब आता है? जर्मनी पर अधिकार करता है 1799 ईस्वी में। जब 1799 ईस्वी में नेपोलियन जर्मनी पर आक्रमण, अपना आधिपत्य स्थापित करता है, तो वो कई प्रकार के कानून नियम बदलता है या लगाता है। तो क्या करता है? जो 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था उसको केवल मात्र 39 राज्यों का एक संघ बना दिया गया। तो पहले कितना में था? 300 राज्य थे, और जो नेपोलियन आया उसने कितने राज्य बना दिए? 39 राज्यों का एक संघ बना दिया गया। तो 39 राज्यों में मुख्य रूप से 2 शक्तिशाली राज्य थे, एक तो प्रशा था और एक था ऑस्ट्रिया। तो प्रशा और ऑस्ट्रिया दो तो शक्तिशाली थे, लेकिन जो अलग जो छोटे छोटे राज्य थे तो उनके कई प्रकार के, उसमें नेपोलियन ने उनका बहुत शोषण भी किया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, युद्ध संबंधी कई प्रकार की क्षति पहुंचाई। तो वो बड़े परेशान थे, दुखी थे। जब 1815 ईस्वी में नेपोलियन का राज समाप्त हो जाता है। 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध होता है, जो कौन करता है? ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिलकर नेपोलियन को हरा देते हैं। तो नेपोलियन जाने के बाद, जब नेपोलियन चला गया, उसके बाद में जो ये अन्य छोटे छोटे राज्य थे उनके मन में एक भावना जागृत हुई कि हमें अगर इस प्रकार छोटे छोटे रहें, अलग अलग रहें, तो हमारा शोषण होता ही रहेगा, ये कार्यक्रम चलता ही रहेगा, इसलिए क्यों ना हम एक हो जाए। तो जो छोटे छोटे राज्य थे उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत है। तो एक होने की भावना तो जागृत हो गई, लेकिन एक होने में कई प्रकार की बाधाएं थी। तो उस बाधाओं का कैसे निवारण हो, कैसे बाधाओं से लड़कर आगे बढ़कर राज्य को एक करें। तो जो प्रशा था, पहले क्या वहाँ ईसाई धर्म को मानते थे ये जर्मन वाले। तो ईसाई धर्म में चर्च होता है, ईसाई धर्म में 2 भागों में बंटा हुआ था, एक तो था कैथोलिक, एक था प्रोटेस्ट। तो 2 भाग थे। जो प्रशा था वो तो प्रोटेस्ट को मानता था, और जो ऑस्ट्रेलिया था वो किसको मानता था? कैथोलिक धर्म को, क्योंकि छोटे छोटे राज्यों का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, 2 मुख्य राज्य थे। तो अब अगर मान ली जाए जर्मनी को एक कर दें, तो सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई कि प्रशा राज करेगा या ऑस्ट्रिया राज करेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, शक्ति में दोनों बराबर है। तो ये कोई नहीं चाहेगा कि तू कर ले, प्रशा नहीं चाहेगा कि ऑस्ट्रिया करे, और ऑस्ट्रिया नहीं चाहेगा कि प्रशा करे। तो दोनों के बीच में सबसे बड़ी ये बाधा थी जर्मनी के एकीकरण में कि ऑस्ट्रिया राज करेगा या प्रशा राज करेगा। और दोनों के धर्म भी अलग अलग थे, प्रोटेस्ट को मानता था, कैथोलिक को मानता था, दोनों के विचार बदले थे। जो प्रोटेस्ट धर्म के थे वो उदारवादी विचारों के थे, मतलब नए विचारों के थे, और उनका क्या था? ज्यादा औद्योगिक विकास हो, क्रांति आए,
हमारा समाज का विकास हो, ये विचार थे। लेकिन दूसरी तरफ जो कैथोलिक धर्म के थे, जिसको राष्ट्रीय मानता था, वो रूढ़िवादी विचारों के थे। तो उसके अंदर ये नहीं था कि औद्योगिक क्रांति का विकास हो और ऐसी बातें भावना उसमें नहीं थी। तो दोनों के विचार भी नहीं मिल रहे थे, तो ये समस्या थी। दूसरी क्या समस्या थी? इसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक असमानताएं थी। सब अलग अलग थे, धर्मों को मानते थे, अलग अलग कार्यक्रम सब अलग अलग प्रकार का सभी राज्यों में थे। फिर इसकी सैनिक शक्ति वो भी कमजोर थी, और जो जनता थी उनमें जागरूकता नहीं थी। और ये मैंने बताया आपको, ये पोप वाला जो दक्षिण में पोप का राज था, उसको भी एक बाधा माना गया था। तो ऐसी कई बाधाएं आई थी जर्मनी के एकीकरण में। तो हम पहले बाधा को वर्णित देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बाधा में हम अगर पहली बाधा देखें, बाधाएं, ये किसकी बाधाएं बता रही हूं मैं? जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं आई। तो पहली बाधा क्या थी? जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। मैंने बताया जैसे जर्मनी में दो शक्तिशाली राज्य थे, तो प्रशासक शासन में ऑस्ट्रिया बराबर का था, तो ये बार बार अपना आक्षेप कर रहा था। ये प्रमुख बाधा थी। दूसरे नंबर की हम बाधा देखें तो जो जर्मन राज्य थे, जर्मन राज्यों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता। ठीक है, जर्मन राज्यों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एक समानता थी, तो ये भी मुख्य कारण रहा है बाधा का जर्मनी के एकीकरण में। अगली हम बात देखते हैं, तो फ्रांस तो इस पर राज कर ही रहा था, नेपोलियन का बताया। नेपोलियन बाद में जाने के बाद 100 दिन और आता है राज करने के लिए, लेकिन वापस उसको हरा देता चला जाता है। तो बार बार वो इंटरफेयर कर रहा है इसके अंदर। लेकिन इंग्लैंड भी इन्हीं राज्यों में रुचि रख रहा था। तो इंग्लैंड फ्रांस की बात जर्मन राज्यों में रुचि, रखता था। तो ये भी एक बाधा का कारण है। इंग्लैंड भी यही चाह रहा था कि मैं भी जर्मन पर राज करूं, जिस प्रकार फ्रांस ने किया था। और बाधा देखते हैं आगे। जैसे मैंने आपको बताया, सैनिक शक्ति मजबूत नहीं थी जर्मन की, तो अगला पॉइंट आ गया सैनिक शक्ति कमजोर। सैनिक शक्ति कमजोर या शिथिल एक ही बात होती है। तो सैनिक शक्ति मजबूत नहीं थी। किसी भी राज्य को एक करने के लिए या दूसरे देश के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए या जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है? सैनिक शक्ति, जो जर्मन की अभी वर्तमान में सैनिक शक्ति क्या है? कमजोर थी। फिर अगला आता है, जो यहाँ की जनता थी उसमें जागृति नहीं थी। तो जनता में जागृति का अभाव, जागृति का अभाव, ये भी एक मुख्य पॉइंट था। जनता में जागरूकता नहीं थी। लेकिन जब आगे देखते हैं ना जनता की जागरूकता की बात है, तो कई ऐसे विचारक आए, बौद्धिक, दार्शनिक, साहित्यिक, कवि, जिन्होंने इन जनता को ये बताया कि आपको एक होना है, तभी आपकी सुरक्षा है, वरना आपको ये सुरक्षित नहीं हो। तो ये उन विचार से प्रभावित होते हैं और आगे जाकर आप पढ़ेंगे एकीकरण होता है। और एक पॉइंट और आता है इसमें, जो दक्षिण का भाग था, दक्षिण के भाग में पोप का राज, पोप का राज, ये भी एक बाधा थी। मैंने बताया
के दो प्रकार के ईसाई धर्म थे, तो प्रोटेस्टेंट था, एक कैथोलिक था। जो दक्षिण वाले थे वो किसको मानते थे? कैथोलिक को। लेकिन जो ऊपर वाले उत्तरी वाले थे वो प्रोटेस्ट को मानते थे। दोनों के विचार भी नहीं मिलते थे। तो इसका जो कैथोलिक धर्म का था ना, सर्वसर्व पोप को मानते थे। लेकिन जो प्रोटेस्ट वाले थे वो ईसाई को, बाइबल के जो ग्रंथ थे उसको मानते थे। तो ये कह रहे, जो कैथोलिक थे वो कहते थे कि पोप ही हमारा सर्वस्व है, पोप ने जो निर्णय ले लिया या जो बात कह दी वो ही मान्य होगी। लेकिन ये बात प्रोटेस्ट वाले नहीं मानते थे। कैसी नहीं है, हम तो हमारे जो ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है बाइबल, उसमें जो बात लिखी है उसको मानेंगे। तो ये भी एक बाधा थी। तो जर्मनी के एकीकरण में कुछ ऐसी बाधाएं आई, तो बाधा के साथ समस्या का समाधान भी मिलता है। तो ऐसे कुछ सहायक तत्व आए जो जर्मनी को एकीकरण करने में सहायता करते हैं। तो हम सहायक तत्व देखते हैं जर्मनी के एकीकरण के। सहायक तत्व क्या है? सबसे पहली बात आती है जोलबर्ग की संधि। मुख्य बात है, पहले क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के लिए या एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए 11 प्रकार के सीमा शुल्क लगते थे। तो सबसे पहले पर्सा, अगर देखा जाए तो पर्सा आता है, और 1834 ईस्वी में, ध्यान रखना, 1834 ईस्वी में जोलबर्ग की संधि होती है। तो इस संधि में क्या तय किया गया? जो 11 प्रकार का सीमा शुल्क लगता था उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया, ताकि व्यापार करने में काफी सुविधा हो गई। एक तो अगर 11 प्रकार का सीमा शुल्क देकर आगे वो वस्तु जाएगी तो काफी दुगुनी रेट में प्राप्त होगी। अगर कोई सीमा शुल्क ना लगे तो वो वस्तु कम रेट में प्राप्त होगी। तो मुख्य उद्देश्य यही था, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उस पर लगने वाला जो कर है, टैक्स है, उसको कम किया जाए। तो पर्सा मुख्य रूप से सूत्रधार है इस जोलबर्ग संधि का। तो 1834 में पर्सा ने जोलबर्ग की संधि की है, जो सीमा शुल्क संधि थी, उसमें जो सीमा शुल्क लगते थे सबको बंद कर दिया गया या सबको रद्द कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो एक तो ये सहायक तत्व बना। दूसरा हम इसी का सहायक तत्व देखते हैं, तो बौद्धिक विचारक थे। क्रांति के साथ साथ कुछ ऐसे दार्शनिक, कवि, समाज कार्यकर्ता आए जिन्होंने, साहित्यकार, जिन्होंने अपने विचारों के द्वारा जनता का हृदय परिवर्तन किया। जिसमें इसमें लेफ्टन आता है, इंगल आता है, हार्टेन आएगा। ये कैसे विचारक थे? कुछ ऐसे जिन्होंने अपने विचारों द्वारा जनता को ये बताया कि आप जर्मनवासी हो, आपका ये कर्तव्य या दायित्व है कि आप एक रहें, जिससे आपको दूसरा जो राज्य है उसको क्षति ना पहुंचा पाए। तो इनके विचार से प्रभावित होकर जो जर्मन जनसंख्या थी, जर्मन की जनता थी, इससे विचारों से प्रभावित होकर उसमें राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और राष्ट्रवाद भावना के तहत ही जर्मनी का एकीकरण हो पाया। अगला देखते हैं हम, तीसरी बात इसमें औद्योगिक क्रांति आती है। औद्योगिक विकास, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों प्रारंभ हुई। तो ये जो औद्योगिक क्रांति थी, इंग्लैंड के बाद में जो भी यूरोप महाद्वीप के जितने भी राज्य थे, सब में धीरे धीरे होती थी कृषि संबंधित, वस्त्र की, लोहे की, परिवहन की, सबकी क्रांति हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति के कारण सबसे ज्यादा फायदा जो उठाया है वो किसने उठाया था? पर्सा ने। पर्सा ने सबसे पहले जोलबर्ग की संधि की, जिससे जो सीमा शुल्क थे उसको समाप्त कर दिया गया। एक काम तो किया। दूसरा, जब औद्योगिक विकास हुआ तो उसने अपना अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाकर यहाँ जो उद्योग चल रहा था उसमें अपनी सत्ता मजबूत की। लेकिन क्योंकि इसके जो प्रोटेस्ट धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? नए विचारों के थे, उदारवादी थे। इसी कारण ये औद्योगिकरण का विशेष साथ दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रिया थे, उसके जो थे वो कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे और रूढ़िवादी विचारों के थे। तो उन्होंने औद्योगिक विकास पर ध्यान नहीं दिया और अपना अंतरराष्ट्रीय व्यापार ना बढ़ाया और ना विकास किया। तो ये भी इसका शायद
तत्व बनता है। तो तीन मुख्य रूप से हैं। पहले जोलब्रिम की संधि है, दूसरा बौद्धिक विचारक रहे हैं जिसने अपने विचारों द्वारा जनता का हृदय परिवर्तन किया और राष्ट्रवाद की भावना जागृत की। तीसरी बात औद्योगिक विकास आता है, जो अगर हम जर्मनी में 39 राज्यों में देखें तो सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशा है, लेकिन प्रशा को औद्योगिक विकास में ज्यादा सहयोग लिया और अपना विकास किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया। यहाँ एक जब 1815 में नेपोलियन हार जाता युद्ध के बाद, तो एक संधि होती है जो वियना कांग्रेस की संधि नाम बोला गया है। तो वहां संधि में क्या बात होती है, सर्व शक्तिशाली राज्य किसको मान दिया जाता है, ऑस्ट्रिया। क्या सबसे शक्तिशाली राज्य ऑस्ट्रिया है और ऑस्ट्रिया ये तय करेगा कि आगे किस प्रकार का कार्य करना है। वहां प्रशा को शक्तिशाली नहीं बनाया जाता। तभी प्रशा ये सोचता है और अपना औद्योगिकरण के कारण अपना विकास करता है और अपने व्यापार को मजबूत बनाता है, लेकिन वहां ऑस्ट्रिया ये कार्य नहीं कर पाता। तो जो शक्तिशाली राज्य था वो ये कार्य नहीं कर पाया। और आगे इसका एकीकरण कौन करता है, एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है बिस्मार्क, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।